नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपने बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर की जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसका थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट की जो जो हमारा बाकी का चैप्टर फर्स्ट यूनिट का जो हमारा बाकी का पार्ट रह गया था उसको आज हम कवर करेंगे। तो इसमें हमारा प्रदूषण जो टॉपिक है उसके बारे में हम जानेंगे। पहले हम पर्यावरण के बारे में कर चुके हैं। अनवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधनों के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आज हम प्रदूषण के बारे में करेंगे। तो प्रदूषण अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण पर्यावरण में किसी भी पदार्थ के प्रवेश को कहते हैं। अर्थात प्रदूषण अथवा पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण में अगर कोई पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस अथवा ऊर्जा का जब भी कोई प्रवेश होता है, कभी भी किसी शुद्ध चीज़ में भी अगर आप कुछ मिला देंगे तो उसमें वो मिलावट हो जाएगी। वो शुद्ध चीज़ अब शुद्ध नहीं है, वो एक तरीके से प्रदूषित हो गई है। यदि इसकी इतनी ही तेज़ गति हो कि सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा इसका परिक्षेपण, मंदन, वियोजन और पुनर्चक्रण कहा जा सकता है कि अगर ये इतनी तेज़ हो, लगातार होती रहे कि जो प्रकृति है वो इनका पुनर्चक्रण ना कर सके या इन्हें नष्ट ना कर सके, तो ये हानिकारक रूप से या अहानिकारक रूप से संरक्षण ना हो सके, तो इस प्रकार का जो प्रदूषण है वो हानिकारक होता है। इस प्रकार के प्रदूषण के दो स्पष्ट सूचक हैं: किसी पदार्थ या ऊर्जा का पर्यावरण में प्रवेश और उसका प्राकृतिक पर्यावरण के हानिकारक या अवांछित होना। इस तरह के अवांछित तत्व को प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषण का वर्गीकरण प्रदूषक के प्रकार, स्रोत अथवा पारितंत्र के जिस हिस्से में उसका प्रवेश होता है के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण इत्यादि इस आधार पर निश्चित किए जाते हैं कि परितंत्र के इस हिस्से में दूषक तत्व का प्रवेश होता है। वहीं दूसरी ओर रेडियोधर्मी प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, द्रव प्रदूषण इत्यादि प्रकार प्रदूषक के खुद के प्रकार पर आधारित वर्गीकरण है। तो इसमें जो वायु प्रदूषण है, वो जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण है, वो इस आधार पर निर्धारित किए जाते हैं कि पारितंत्र के इस हिस्से में दूषक तत्व का प्रवेश हो चुका है। जैसे वायु में अगर कोई दूषक तत्व आ जाता है तो उसे वायु प्रदूषण बोलते हैं। जल में अगर कोई दूषक तत्व आ जाता है तो उसे जल प्रदूषण बोलते हैं। और अगर वहीं दूसरी ओर जैसे रेडियोधर्मी प्रदूषण हो गया या प्रकाश प्रदूषण हो गया, तो ये खुद के प्रकार के आधार पर आधारित वर्गीकरण है। मतलब ये खुद ही, जैसे प्रकाश में अगर कोई चीज़ आ जाए तो वो प्रकाश प्रदूषण है, मतलब ये खुद स्वयं ही प्रदूषित हो जाता है, तो इसलिए से स्वयं के वर्गीकरण के आधार पर ये आधारित है। जलवायु परिवर्तन, तो ये सब हमारे कारण हैं जो हमने पिछले पार्ट में जो हमने कवर करे थे। पर्यावरणीय समस्याएं किस प्रकार से हमारे देश के विकास में बाधाएं हैं, तो उसी के बारे में हम चर्चा करें। तो पर्यावरणीय समस्याएं उसी का विषय है। तो इसमें जलवायु परिवर्तन है। हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं। जलवायु परिवर्तन उन्हीं में से एक है। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का मौसम परिवर्तित होता है। मौसम से हमें बहुत लाभ होता है। मौसम के बिना कोई फसल नहीं उगाई जा सकती है, ना ही मनुष्य जीवन एक मौसम से गुजार सकता है। समस्त जीवधारी को मौसम की ज़रूरत है। जलवायु परिवर्तन से हमें लाभ भी तो नुकसान भी है। देखिए, जलवायु परिवर्तन अगर एक निश्चित अंतराल के लिए हो और एक सीमित समय के लिए हो तो ये बहुत लाभकारी है। जैसे मौसमों में परिवर्तन आता रहता है, तो ये हम जो पर्यावरण है, प्रकृति है, उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक ही अगर मौसम बना रहेगा तो ये भी ज़्यादा खतरनाक है। तो इसमें जो पुनर्चक्रण आता रहता है वो बेहतर है, लेकिन जो लगातार और तेज़ गति से चक्रण हो रहा है, इसमें परिवर्तन आप देख रहे हैं कि अब समय का अनुमान ठीक से नहीं लगा पाता, कोई भी मौसमों का सही से अनुमान नहीं लगा पाता, कभी भी कोई सा भी मौसम बदल जाता है। ग्लेशियर्स जो हैं वो हमारे इस कारण बहुत पिघल रहे हैं पानी का, जिससे लेवल जो है वो ऊपर हो रहा है। और जो तटीय क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है, जो शहर वहाँ पे बसे हैं, उनके डूबने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कई द्वीप तो जलमग्न भी हो गए हैं। जैव विविधता ह्रास, तो इसमें जैव विविधता ह्रास क्या है? पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के पारितंत्र में उपस्थित जीवों व वनस्पतियों के प्रजातियों के प्रकार में कमी को जैव विविधता ह्रास कहा जाता है। जो पारितंत्र में जितनी भी जीव
और वनस्पति पाई जाती है, जब उनमें कमी आने लग जाती है, उनके प्रकारों में कमी आने लग जाती है। आपने हाल के वर्षों में भी देखा होगा कई प्रकार के जीव लुप्त हो गए हैं, कुछ को इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में कर दिया है यूनिसेफ ने, और कुछ कुछ तो रेड लिस्ट में आ रखे हैं। तो यही कारण है, जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है वो भी इसके लिए उत्तरदायी है, और हम जो जलवायु में परिवर्तन है उसका कारण हम लोग हैं, तो हम इसके सबसे बड़े उत्तरदायी हैं। इनमें चक्रवात, तेज़ तूफान, भूकंप, जलवायु का फटना, सुनामी, अत्यधिक बारिश, सूखा आदि शामिल है। तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनमें ये चीज़ें शामिल है। तो आप इनको लिख सकते हैं। जब आपके पास कोई पॉइंट ना बचे तो आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स का यूज़ करें। इन जो ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये वाली जो हेडिंग्स हैं जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इनको आप ज़रूर यूज़ करना, ये काम आएंगी आपके एग्ज़ाम में अट्रैक्ट करने को एग्ज़ामिनर को। अब इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात कर लेते हैं। अब तक तो हमने पर्यावरण में जो हादसा हो रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, संरक्षण की भी बात कर लेते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में असीमित प्रगति तथा अन्य नए आविष्कारों की स्पर्धा के कारण आज का मानव प्रकृति पर पूर्णतः विजय प्राप्त करना चाहता है। वो ये नहीं जानता कि वो प्रकृति का कभी भी राजा नहीं बन सकता, वे तो इसका बस एक पार्ट है। जो सभी जीव हैं दुनिया में, जैसे गाय हैं, पक्षी हैं, जल में रहने वाले जलचर हैं, या फिर जो वो सरीसृप हैं, वो सब, और पेड़ पौधे, ये सब प्रकृति का पार्ट है। उसी प्रकार हम भी इस प्रकृति का पार्ट है। हम कभी भी इस प्रकृति से ऊपर नहीं जा सकते। अगर जाने की कोशिश करेंगे तो ये प्रकृति हमें नष्ट करने के लिए कई आपदाएं भी ला सकती हैं, और ये आपदाएं आते ही रहती हैं। जब देखिए, अगर केदारनाथ में भी जो भूस्खलन होते हैं वो किस कारण से होते हैं? क्योंकि वहाँ जो सड़कें बनाई जा रही हैं धीरे धीरे पहाड़ों को काट करके, और जो पेड़ वहाँ से नष्ट किए जा रहे हैं, जिसके कारण जो पेड़ की जड़ें जो रहती है वो पत्थरों को कंट्रोल करके रखती है। वो पहाड़ के जो पत्थर रहते हैं, वहाँ की जो मृदा रहती है उसको पकड़ करके रखती है, जो उसकी जड़ें रहती है, जिसके कारण वहाँ भूस्खलन को रोका जा सकता है। लेकिन पेड़ पौधे कटने से और सड़कें बनने से जो वाइब्रेशन वहाँ उत्पन्न होता है, जो विस्फोट होता है जब भी कहीं पे भी खनन होता है, उसके कारण ये सब इन सब के कारणों में वृद्धि होते जा रही है। तो यही सब है। लेकिन मानव सोचता है कि वो प्रकृति पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर लेगा। वो विज्ञान में चाहे कितने भी तरक्की कर ले, प्रकृति से कभी भी नहीं जीत सकता। इसी कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। वैज्ञानिक उपलब्धियों से मानव प्राकृतिक संतुलन को अपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है। दूसरी ओर धरती पर जनसंख्या की निरंतर वृद्धि, औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण की तीव्र गति से जहाँ प्रकृति के हरे भरे क्षेत्र को समाप्त किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है और निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई दे रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर सन 1992 में ब्राज़ील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये अर्थ डे हमेशा ही आयोजित किया जाता रहा है। आज भी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें चलते ही रहती हैं, लेकिन ध्यान कुछ कोई देता भी नहीं है, सब सिर्फ किताबी बातें हैं। इसके पश्चात सन 2002 में आप इनका यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर को लिखने में एग्जाम्पल्स के रूप में। इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, एग्जामिनर को पता चलेगा कि बच्चा जानता है इन सब चीज़ों के बारे में। सन 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कर विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय सुझाए गए। वस्तुतः पर्यावरण के संरक्षण से ही धरती पर जीवन का संरक्षण हो सकता है, अन्यथा मंगल ग्रह आदि ग्रहों की तरह धरती का जीवन चक्र भी समाप्त हो जाएगा। तो ये आपने अभी कुछ लोगों को सुना होगा कहते हुए, जो अमीर लोग हैं, कि वो मंगल पे जाकर के घर बनाएंगे, या जो धरती अब नष्ट हो चुकी है धरती को, क्योंकि अब सब लोगों ने नष्ट कर ही दिया, उसे निचोड़ दिया। जो आपने एक स्पॉन्ज देखा होगा, जब उसमें पानी भर देता है तो वो कितना भारी, लेकिन जैसे ही हम उसे निचोड़ देते हैं एकदम से, तो वो बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो ऐसे इन लोगों ने धरती के साथ किया, धरती को एकदम निचोड़ दिया है अच्छे से। और जो नहीं, सॉरी, मैंने गलत एग्जांपल दिया, गन्ने की बात करता हूँ मैं। जो गन्ना रहता है उसको जब हम मशीन में डालते हैं, तो जब तक उसका रस पूरी तरीके से निकल नहीं जाता तब तक गन्ने वाला उसे यूज़ करता ही रहता है। जब निकल जाता है तो गन्ने को वो फेंक देता है।
तो वैसे ही हम लोगों ने भी पृथ्वी के साथ करा है। जब तक हम इसका दोहन कर सकते थे तब तक करते रहे। अब जब ये दोहन करने योग्य नहीं बची है तो हम किसी और जगह को ढूंढ रहे ताकि हम उसका दोहन कर सकें। तो वही जो बड़े बड़े कंपनियां हैं और बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो सब इसी प्रकार से दोहन करते हैं हर जगह का। अभी अगर मंगल पे भी जाएंगे तो उसका भी दोहन करेंगे ही। तो पृथ्वी का तो कुछ जाएगा नहीं, पृथ्वी अपना पुनर्चक्रण फिर से कर लेगी अगर यहाँ से मनुष्य नष्ट भी हो जाए तो। सॉरी। पर्यावरण प्रबंधन। पर्यावरण प्रबंधन का तात्पर्य पर्यावरण के प्रबंधन से नहीं है बल्कि आधुनिक मानव समाज के पर्यावरण के साथ संपर्क तथा उस पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रबंधन से है। मतलब कि पर्यावरण के प्रबंधन नहीं, मतलब हमें पर्यावरण का मैनेजमेंट नहीं करना है बल्कि जो आधुनिक मानव समाज है और जो उसके पर्यावरण के साथ संपर्क है उस पर पड़ने वाले प्रभाव का जो हमें मैनेजमेंट करना, मतलब अच्छे प्रभाव पड़े बुरे प्रभाव ना पड़े। प्रबंधकों को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख मुद्दे हैं: राजनीति, कार्यक्रम, परियोजनाएं, संसाधन, धन, सुविधाएं आदि। पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता को कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। तो हम भारतीय संस्कृति में पर्यावरण की पर्यावरण पर चिंतन कर लेते हैं। तो इसका मैं ये तो बिना पढ़े हम बता सकते हैं किस प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को एक तरीके से पूजा जाता रहा है। कई हजार वर्षों से जब ये मानव सभ्यता पूर्ण रूप से, जब ये पश्चिम की सभ्यता ठीक प्रकार से विकसित भी नहीं हुई थी, उससे ही पहले से हमारे देश में जो हर जगह प्रकृति की किस प्रकार से पूजा की जाती रही है, उसको नष्ट ना किए जाने की बात कही जाती रही है। हमारे यहाँ कई ऐसे उदाहरण शामिल है, जैसे हम हर उस वृक्ष की पूजा को हमारी संस्कृति में शामिल किया है जो इस पृथ्वी के लिए उपयोगी है, जैसे तुलसी, नीम, पीपल इत्यादि जो वृक्ष हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, जिनका औषधीय गुण है, जिनके पास उनका यूज़ किया जाता रहा है हमारी संस्कृति में। और उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल हमारी संस्कृति में शुरुआत से किया जाता रहा, जैसे जल, वायु, अग्नि, इन सबको देव मानकर इनकी पूजा की जाती थी। जो समुद्र है, नदी है, इनकी पूजा की जाती थी। लेकिन जो पश्चिम की सभ्यताएं हैं, हालांकि उन्होंने अपने शहरों को गंदा नहीं किया, लेकिन उनकी जो उपभोगवाद की जो नीति है, उन्होंने पूरे भारत की संस्कृति को बिगाड़ करके रख दिया। उन्होंने इस प्रकार से उसमें ला दिया कि अब भारतीय जो नदी की पूजा, प्रकृति की पूजा सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, जैसे कि ढेर सारी अगरबत्तियां जलाना, मालाएं चढ़ाना, और फिर उसके बाद जो वहाँ जैसे अगरबत्ती ही जिस पैकेट में आती है उस पैकेट को हम फेंक देते हैं नदियों में ही। और फिर उसके बाद आपने भी देखा होगा कई बार जो तीर्थ स्थल होते हैं जहाँ पे नदियाँ बह रही होती हैं, जहाँ पे लोग स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर लोग किस प्रकार से साबुन लेकर जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे शैम्पू, ये सब की बोतलें, पैकेट्स लेकर जाते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि गंगा इत्यादि नदियों में नहाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। अगर पाप धुल जाते तो क्या उनका मैल नहीं धुल पाएगा शरीर का? लेकिन लोग वहाँ पे जाके उनको कूड़ा कचरा भी फेंक देते हैं और फिर उसके बाद उसमें नहाते भी हैं, और फिर वही पूरा गंदा पानी समुद्रों में जाकर के पूरे समुद्र को गंदा करता है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा, मतलब जहाँ से उद्गम होता है वहाँ से तो शुद्ध रहती हैं नदियाँ, ऊपर से शुद्ध आती है, लेकिन धीरे धीरे आते आते जो यमुनोत्री से जो यमुना निकलती है, वो निकलते निकलते जब दिल्ली को पार करती है नजफगढ़ के पास से, तो वो पूरी सिर्फ काली होकर के निकलती है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार क्या ध्यान देगी इस पर? हम ही लोगों को जागरूक होकर ध्यान देना पड़ेगा। हमें अपने कचरे का जो है वो प्रबंधन अच्छे से करना पड़ेगा। हमें इस प्रकार से देखना पड़ेगा कि हम कम से कम कचरे का जो है वो उत्पादन करें, हम उन चीज़ों का यूज़ ही ना करें जिससे कचरा जो है वो उत्पन्न हो। जैसे हम जो प्लास्टिक की बोतल से सब आते हैं उनका यूज़ कम करके कर सकते हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक हालांकि गवर्नमेंट ने बैन कर दी, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक शायद मुझे नहीं लगता बैन होके रहेगी। ये कभी ना कभी फिर से इस्तेमाल में आई जाएगी, क्योंकि भारत के लोग ऐसे हैं ही नहीं कि वो सरकार की बात मान लें आसानी से, जब तक सरकार उन पर सख्ती से कानून ना लगाए। यहाँ पे तो लोग हेलमेट भी इसी चक्कर में पहनते ताकि उनका चालान ना कट जाए।
तो इसमें यही कुछ बातें हैं, तो आप इसमें इन सब बातों को निशान लगा लेना कि प्राचीन संस्कृति में, हमारी प्राचीन काल से ही हम भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के अनेक घटकों जैसे वृक्षों को पूजा मानकर उन्हें पूजा जाता है। पीपल के वृक्ष को पवित्र माना जाता है, वट के वृक्ष को पूजा होती है, जलवायु अग्नि को देव मानकर उनकी पूजा की जाती है। समुद्र नदी को भी पूजन के योग्य माना जाता है। हमारे यहाँ देखेंगे आप गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती और देवी देवताओं के नाम पर ही इन सभी नदियों के नाम पड़े हैं। ब्रह्मपुत्र और हमारी जो सिंधु नदी है वो भी जो उसको भी जब वो पाकिस्तान हमारे में शामिल था उसकी भी पूजा की जाती रही है। गंगा ये सभी तो पूजा, और भी कई जो भारतीय की छोटी छोटी नदियां हैं उनकी भी पूजा की जाती रही है। और समुद्र को तो समुद्र देव आपने सुना ही होगा, कई जैसे विष्णु पुराण हो गया, और रामायण में भी समुद्र को समुद्र देव के रूप में पूजा जाता रहा है। और पर हिमालय को जो हिमालय पर्वत है उसको शिव का जो वहाँ पे वास माना गया है, कैलाश को माना गया है। जितने भी पर्वत हैं और जितने भी प्राकृतिक स्थल हैं उन सबको धरोहर है हमारी प्राचीन काल की। नहीं तो अगर हमारा प्राचीन काल में वो ज्ञान नहीं है तो शायद अभी सब कुछ नष्ट हो चुका होता। गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा नदी, ये सब ऐसी नदियां हैं जिसे हमारी संस्कृति में भगवान की तरह पूजा जाता रहा है। अब इसमें हम पर्यावरण के प्रकार पढ़ लेते हैं। तो भौतिक पर्यावरण है इसमें और अभौतिक पर्यावरण। ये पर्यावरण के दो प्रकार हैं। भौतिक पर्यावरण वह पर्यावरण है जो हमारे चारों ओर हमारी आंखों के सामने विद्यमान है, जिसे हम अपने हाथों से छूकर देख सकते हैं, इनका आभास कर सकते हैं। ये आवरण बहुत सुंदर दृश्य के रूप में हमारी आंखों के सामने रहता है। यही कहीं पर इसकी सुंदरता बहुत ही मनमोहक होती है, जिसे आज के समय में पर्यटन स्थल के रूप में निहित किया गया है। प्राचीन सभ्यता में पर्यावरण के प्रति लोग बहुत ही अभिरुचि रखते थे प्राचीन समय में। लेकिन अब के समय में अब तो लोग बस कोई जगह दिख जाए वहाँ पे सब फ़ोटो शूट करने लग जाते हैं और फिर खा करके वहाँ पे गंदगी फैला देते हैं। कई हिल स्टेशन ऐसे ही हैं, वैष्णो देवी से लेकर के केदारनाथ से लेकर के गंगा नदी जो है, हमारी काली मंदिर है, और जो साउथ में कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे कूड़ा कचरा फैलाया जाता है। उत्तर भारत के ज़्यादातर मंदिर ऐसे हैं, जैसे वो क्या बोलते हैं, हरिद्वार हो गया, वहाँ पे भी लोग ज़्यादा कूड़ा कचरा फैलाते हैं, जिसके कारण ये पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। परंतु वर्तमान समय में इसका विपरीत है, लोग इससे मिटाने की और दिन प्रतिदिन तत्पर होते जा रहे हैं और इसका खूब दोहन कर रहे। सुंदर वनों को उजाड़ कर वहाँ पर बड़े मैदान निकालने में लगे हैं, बड़ी चट्टानों को काट कर वहाँ रास्ता निकालने में लगे। इसकी रक्षा करना हमारे कर्तव्य है। तो ये जो मैं बुक पढ़ा रहा हूँ वो भी किताबी बातें ही हैं। जब भी कोई, सबसे ज़्यादा तो लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि हम कहीं घूमने जाएं, वहाँ पे जाकर के थोड़ा टाइम स्पेंड करें, फ़ोटो वोटो खिंचवाएं थोड़ा, वहाँ पे जाके वो इनडायरेक्टली कूड़ा कचरा फैलाते हैं। और फिर उसके बाद जब कोई वैसा दिन आता है जब सामने आती है घटनाएं कि पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लोग टिप्पणी बस कर देते हैं कि हाँ हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ होता नहीं है। अभौतिक पर्यावरण की बात कर लेते हैं। तो अभौतिक पर्यावरण वह पर्यावरण है जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, सिर्फ अभ्यास कर सकते हैं। हमारे चारों ओर व्याप्त है। यह हमें सिर्फ रीति रिवाज और धर्म, आस्था, विश्वास आदि में दिखाई देता है। इसका पतन भी आजकल के समय में देखने को मिलता है। पुराने समय में जो रीति रिवाज हमारे पूर्वजों ने बनाए थे, जो आस्था भाव का निर्माण किया गया था, आज उसका पतन होता जा रहा है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जो लोग रीति रिवाज को उल्लंघन करने के लिए अग्रणी होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए पहले शादी विवाह में एक विशेष रीति रिवाज का प्रचलन था। शादी से पहले वर्ग को वधू का मुख देखना अशुभ माना जाता था, मगर आज के समय में जब तक लड़का लड़की अपने स्वेच्छा से शादी करते हैं और एक दूसरे को आपस में देखे बगैर शादी तय नहीं होती। यह सही है कि पुराने रिवाजों में शोध करना आवश्यक है, परंतु इसका उल्लंघन करना कदाचित उचित नहीं है। तो जो बातें इसमें बताई गई हैं कि हमें अपने पुराने रीति रिवाजों में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन हमें उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
तो ये बात इसमें सही है कि हम उन जो बेकार की चीज़ें उनको हटा दें, यानी कि हम अपने रीति रिवाजों को ही छोड़ दें। जो बुरे रीति रिवाज हैं उनको छोड़ देना कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हम उन्हें अपना के रख सकते हैं, क्योंकि वही प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं और उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हमें पहले उन कारणों को जानना चाहिए। अगर किसी के पीछे कोई कारण नहीं है और वो रीति रिवाज हम ढोते चले आ रहे हैं, तो उसको छोड़ना सही है। लेकिन अगर कोई कारण है, जैसे कि पहले नीम में पानी दिया जाता था हर शुक्रवार को, और पीपल की पूजा की जाती थी, तो ये तो आपको आज भी इसका महत्व समझ में आता होगा। साइंटिफिक रीज़न है कि पीपल और जो बरगद के पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। जो नीम का पेड़ है वो जो एयर है उसको पॉल्यूट होने से बचाता है, उसको फ्रेश करता है। और जो तुलसी का पौधा है वो 22 घंटे जो है वो ऑक्सीजन जनरेट करता है पूरे टाइम में। तो आप इसकी महत्व समझ सकते हैं। इसलिए हर जगह, हर घर में पहले भारतीय संस्कृति में तुलसी के पौधे हुआ करते थे, ताकि वो प्रदूषण, जो घर में ऑक्सीजन है उसको हमेशा अच्छा प्रोड्यूस करते रहे, एयर को फ्रेश करके रखे। लेकिन अब के समय जब प्राचीन काल में आपने देखा होगा, या अभी भी आपने गांव ये सब में देखा होगा, लोग दातुन से मुंह धोते हैं, तो जिसके कारण जो पॉल्यूशन है वो कम होता है। कैसे होता है? हम जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, प्लास्टिक के ब्रश हम उनका यूज़ तो कर नहीं रहे हैं, फ्री में हमें मिल रहे हैं पेड़ से, जो हमें मिल रही है उसकी दातुन, वो एक तो पहली बात उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं हो रखा है और उससे हमारे दांत बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे अगर हम उसका अच्छे से, और ऊपर से वो एक औषधि की तरह काम करेगा। और जो प्लास्टिक के ब्रश होते हैं उससे हमारे दांत के जो मसूड़े होते हैं वो छिल जाते हैं, और जो उसमें प्लास्टिक रहता है वो कई बार माइक्रो प्लास्टिक्स के रूप में टूट करके हमारे पेट के अंदर हमारे मुंह से हमारे पेट के अंदर चले जाता है, जिसके कारण कई खतरे उत्पन्न करता है वो। और जो फिर जब वो ब्रश ख़राब हो जाता है 1-2 महीने में, तो जब हम उसे फेंक देते हैं, 2 महीने से ज़्यादा कोई ब्रश अच्छा नहीं होता, उसे फेंक देना ही ज़्यादा बेहतर है। तो और जबकि दातुन को तो हम 1 हफ्ते तक यूज़ करें और उसके बाद फेंक दें, तो कोई ना इससे पर्यावरण का प्रदूषण होगा, बल्कि हम चाहे तो उसे 3-4 दिन यूज़ करके भी फेंक सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे प्राचीन काल की कई चीज़ें अच्छी भी थी और कुछ चीज़ें बुरी भी थी। बुरी चीज़ें आती हैं, लेकिन उन्हें हमें जल्दी हटा देना चाहिए, ना कि उन्हीं के आधार पर हमें अच्छी चीज़ों को, पूरे रीति रिवाजों को ही छोड़ देना चाहिए। अगर आपको किसी बुक में एक चैप्टर पसंद नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी बुक ही फाड़ करके फेंक दोगे। आप उस एक चैप्टर को छोड़ सकते हो और पूरी बुक को पढ़ सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इसमें पर्यावरण विधि की। भारत में पर्यावरण विधि अथवा विधि का मतलब कानून है। इसमें कानून भारत में पर्यावरण विधि अथवा पर्यावरण विधि समेकित रूप से उन सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय संधियों, समझौतों और संवैधानिक विधियों को कहा जाता है जो प्राकृतिक पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने और पर्यावरण की संधारणता बनाए रखने हेतु है। भारत में पर्यावरण कानून पर्यावरण रक्षा अधिनियम 1986 से नियमित होता है, जो एक व्यापक विधान है। इसकी रूपरेखा केंद्रीय सरकार के विभिन्न केंद्रीय राज्य प्राधिकरणों के क्रियाकलापों के समन्वय के लिए तैयार किया गया है, जिसकी स्थापना पिछले कानूनों के तहत की गई है, जैसे कि जल अधिनियम और वायु अधिनियम। तो भारत में जो पर्यावरण का कानून है वो पर्यावरण रक्षा अधिनियम 1986 से नियमित होता है, जो एक व्यापक विधान है। इसके अंतर्गत ही 2 अधिनियम बनाए गए हैं, जो है जल अधिनियम और वायु अधिनियम। तो आप इसमें भी चर्चा कर सकते हैं कि भारत में पर्यावरण को लेकर कानून भी किस प्रकार के कानून बनाए जा रखे हैं। और अन्य विधि कुछ इस प्रकार के हैं: भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का भी इस दिशा में गठन किया जा रखा है।
तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर आज समाप्त होता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर काफ़ी लंबा था। इसके बाद जो है हम थर्ड चैप्टर करेंगे और फिर फोर्थ चैप्टर करेंगे, और इस हिसाब से जो जो चैप्टर होते जाएंगे उनकी रिवीज़न भी आप करते रहना, नोट्स भी बना लेना, इजी हो जाएगा जल्दी। और वीडियो को अगर अच्छा लगे और कुछ नॉलेज मिल रही हो तो कृपया कर इसे शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।